नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज में आज 11वां टेस्ट मुगल साम्राज्य की राज्य की राजनीति, धार्मिक और उत्तर पश्चिमी मध्य एशिया की जो नीति थी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं फिर आज की इस क्लास को शुरू। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास, जिसमें मुगल साम्राज्य को आज शुरू कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य का पहला प्रश्न है कि जहांगीर ने 1608 ईस्वी में मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के विरुद्ध किसे भेजा था? तो जहांगीर ने 1608 में मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के विरुद्ध किसे भेजा था? तो भेजा था महावत खां को। 2 नंबर ऑप्शन, 1608 में महावत खां को भेजा गया था। जहांगीर ने 1605 में शहजादा परवेज को महाराणा प्रताप के भाई सागर के साथ भेजा गया था। 1608 में महावत खां को मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के विरुद्ध भेजा। 1609 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई। 1612 में राजा वसु के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीता था? तो फारस के कौन से शासक थे जिन्होंने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? तो वह थे शाह अब्बास प्रथम। 1622 में जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, जब फारस के शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1639 में शाहजहां के समय कंधार पर मुगलों का फिर कब्जा हो गया। 1649 में एक बार फिर सफावियों ने कंधार जीत लिया और इसके पश्चात कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने एक के बाद एक कुल 3 अभियान भेजे थे। 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में, 1652 में भी औरंगजेब के नेतृत्व में और 1653 में दारा सिकों के नेतृत्व में, पर मुगल कंधार फिर कभी नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का शुरुआती अभियान कौन सा था? तो अकबर का शुरुआती जो अभियान था वह था मालवा का। 4 नंबर ऑप्शन, अकबर ने 1561 में मालवा अभियान किया। उस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था, जो बाद में अकबर के दरबार में आ गया। यहाँ पर रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तुर्बेक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो बाल विवाह रोकने के लिए कौन से मुगल शासक ने जो तुर्बेक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो यह की थी अकबर ने। अकबर ने बाल विवाह रोकने के प्रयत्न स्वरूप बाल बालिका के लिए क्रमशः 16 व 14 वर्ष आयु निर्धारित की। इसके पालन की जांच हेतु तुर्बेक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध कब लगाया? तो अकबर ने युद्ध बंदियों पर दास बनाने का जो प्रतिबंध लगाया था, यह लगाया था 1562 ईस्वी में। 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी वर्ष आमेर की राजकुमारी जोधा से विवाह किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इसी वर्ष पंजाब में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। 1564 में हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। बदायूं के अनुसार इस कर को 1579 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अहमदनगर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त किया? तो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अहमदनगर का जो स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त किया? तो वह थे शाहजहां। 3 नंबर ऑप्शन, अहमदनगर का शासक मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय था। शाहजहां अहमदनगर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करना चाहता था क्योंकि अहमदनगर दक्कन की अशांति का कारण था। शाहजहां के आक्रमण के समय वहां का वजीर फतेह खान था, जिसका झुकाव मुगलों की ओर था। आसफ खां के कहे अनुसार उसने मुर्तजा द्वितीय की हत्या कर हुसैन निजाम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। शाहजहां के नाम का सिक्का चलाया तथा उनके नाम का खुतबा पढ़ा गया। 1633 में अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो शाहजहां और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ था 1632 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन, शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के समय पुर्तगालियों से मदद मांगी, लेकिन मदद न देने के बावजूद शाहजहां ने उनके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाहजहां जब शासक बना तब भी पुर्तगालियों ने उनको यथोचित भेंट नहीं दी, तब भी शाहजहां शांत रहा। लेकिन जब मुमताज महल के लिए लाई जा रही 2 सुंदर दासियों को पुर्तगाली भगा ले गए, तब शाहजहां ने तलवार तलवार निकाली और 1632 में बंगाल के सूबेदार कासिम खां को बोलकर पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह और सिख गुरु के मध्य
एक बाज के कारण विवाद हुआ था। तो कौन से मुगल बादशाह थे जिनके मध्य और सिख गुरु के मध्य एक बाज को लेकर विवाद हुआ था? तो वह थे शाहजहां और हरगोविंद। शाहजहां और हरगोविंद के मध्य जो बाज का विवाद हुआ था। शाहजहां का एक बाज गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया। इस कारण शाहजहां ने बाज प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह बादशाह शाहजहां और हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया था? तो इसमें सिख सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था पाइंदा खान ने। 3 नंबर ऑप्शन, सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से किसने 3 लाख में अंबाला घाट का मुगल इलाका अहमदनगर के निजाम को बेच दिया था? तो किसने बेचा था? तो यह बेचा खाने जहां लोदी ने। 3 नंबर ऑप्शन, जहांगीर के अंतिम समय में खाने जहां लोदी दक्षिण का सूबेदार था तथा इस समय इन्होंने दक्षिण के राज्यों से समझौता करने का प्रयत्न किया और 3 लाख देकर बालाघाट अहमदनगर को सौंप दिया। शाहजहां ने 1631 में खान जहां लोदी के विद्रोह का दमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर का मुगल साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो कश्मीर का जो मुगल साम्राज्य में विलय हुआ था यह हुआ था 1586 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अकबर के समय कश्मीर में यूनुस खान शासन कर रहा था। 1585 के अंत में कासिम खान तथा भगवंत दास के नेतृत्व में एक सेना यूसुफ खान के खिलाफ भेजी गई। तब यूसुफ खान तथा उसके पुत्र याकूब खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ समझौता किया। 1586 में कश्मीर का विलय जो मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने काबुल को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो काबुल पर जो अकबर ने अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यह मिलाया था 1585 ईस्वी के अंदर। अकबर ने 1581 में हकीम खान मिर्जा को पराजित कर काबुल पर अधिकार कर लिया तथा मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया गया। यह प्रथम मुस्लिम महिला सूबेदार थी। 1585 में इसकी मृत्यु के पश्चात काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था। सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने तवारा यानी कि वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। यह कहाँ का शासक था? तो सुरजन राय जो रणथंबोर का शासक था। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रणथंबोर का शासक राजा सुरजन राय के अधिकार में था। रणथंबोर का जो किला है यह राजा सुरजन राय के अधिकार में था जो मेवाड़ के अधीन था। 1569 में मुगलों ने उस पर आक्रमण किया और 18 मार्च 1569 को दुर्ग को अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के जो पहले शासक थे वो थे कल्याणमल। 1 नंबर ऑप्शन। 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर कल्याणमल ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी समय जैसलमेर के शासक हरराय ने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर को आक्रमण गुजरात आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? तो अकबर को गुजरात आक्रमण का जो निमंत्रण दिया था यह निमंत्रण दिया गया था एतमाद खां के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अकबर के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर तृतीय था। इसके वजीर तथा संरक्षक एतमाद खां हबशी ने अकबर को गुजरात सरकार का आमंत्रण आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। सरनाल के युद्ध में अकबर ने हुसैन मिर्जा को पराजित किया। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने तुलुगुमा नीति युद्ध प्रणाली को कौन से राजाओं से सीखी थी? तो बाबर की जो तुलुगुमा युद्ध प्रणाली थी, तुलुगुमा नीति से जो युद्ध करता था, यह जो सीखी थी यह उज्बेकों से बाबर ने सीखी थी। तुलुगुमा युद्ध बाबर ने मध्य एशिया के उज्बेकों से सीखी थी। यह सेना का वह भाग होता था जो सेना के दाएं तथा बाएं के किनारों पर आरक्षित सेना के रूप में खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से ध्वंसात्मक आक्रमण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने खाकान की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने खाकान की उपाधि जो 1526 ईस्वी में धारण की थी। बाबर ने 1526 में खाकान की उपाधि धारण की थी जो उसके चंगेज खां के प्रति आस्था को प्रकट करती है। यह उपाधि मंगोल शासक धारण किया करते थे। इसी वर्ष
उन्होंने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था और युद्ध जीतने के पश्चात बाबर सर्वप्रथम निजामुद्दीन औलिया तथा इसके पश्चात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर जियारत करने गया था। बाबर नक्शबंदी सिलसिले का संत अब्दुल्ला अहरार का शिष्य था। यह सिलसिला सबसे कट्टर सिलसिला माना जाता है। ख्वाजा मीर दर्द मजहर जाने जाना शेख अहमद सरहिंदी इसी सिलसिले के अन्य प्रमुख संत थे। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार बाबर ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर के पास रूपवास नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसके अगले ही वर्ष में चंदेरी के मेदिनी राय को भी पराजित किया गया और इस युद्ध को भी इन्होंने जिहाद घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने अफगानों के खिलाफ अपनी प्रथम विजय किस युद्ध में प्राप्त की थी? तो हुमायूं ने जो अफगानों के खिलाफ जो पहली विजय प्राप्त की थी, यह की थी दोहरिया के युद्ध में। 2 नंबर ऑप्शन। महमूद लोदी ने 1532 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। हुमायूं जब अपनी सेना के साथ उधर पहुंचा तो दोहरिया नामक स्थान पर अफगानों से उसका मुकाबला हुआ। अफगानों ने अफगानों ने बहादुरी से मुगलों का मुकाबला किया, लेकिन अंत में उनकी पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह ने किस घटना के बाद धारण की थी? तो शेरशाह ने जो हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, यह कौन सी घटना के बाद धारण की थी? तो यह की थी 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद जो शेरशाह ने हजरत ए आला उपाधि धारण की थी। 1529 में बंगाल के शासन ने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खान ने उसे पराजित कर दिया और उसे पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के सैन्य अभियान की प्रामाणिक जानकारी के साथ चौसा और कन्नौज के युद्धों का आंखों देखा हाल का वर्णन मिलता है। तो यह वर्णन मिलता है तारीख रसीदी के अंदर। मिर्जा हैदर दोगलात की तारीख रसीदी से यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र रचना जिसने हुमायूं और फारस के शाह अब्बास के बीच उत्पन्न मतभेदों की जानकारी मिलती है। तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें हुमायूं और फारस के शाह अब्बास के बीच उत्पन्न मतभेदों की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है तज़किरातुल वाक़ियात में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। तज़किरातुल वाक़ियात जौहर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अकबर के समय प्रांत नहीं था? तो इसमें से कौन सा प्रांत है जो अकबर के समय नहीं था? तो लाहौर, मुल्तान और बंगाल, ये तीनों प्रांत है जो अकबर के समय थे, लेकिन उड़ीसा उड़ीसा जो प्रांत है ये अकबर के समय नहीं था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अबुल फजल ने अकबर के समय 12 सूबे यानी कि प्रांत बताए हैं। 1580 में अकबर के समय प्रांतों की संख्या 12 थी। अकबर ने दक्षिण में बरार खानदेश अहमदनगर को जीत लिया था, जिसके बाद उसके शासनकाल में सूबों या प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के समय कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिला लिया गया, अर्थात कोई नया प्रांत नहीं बनाया गया। शाहजहां ने लाहौर से कश्मीर, मुल्तान से ठट्टा व बंगाल से उड़ीसा को अलग करके नए सूबे बनाए थे। दत्त राय चौधरी और मजूमदार के अनुसार औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में सैन्य सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो गुजरात में सैन्य सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वह था हुमायूं। दिल्ली पर हुमायूं का शासन था तो दूसरी तरफ गुजरात पर बहादुर शाह का शासन था। गुजरात का बहादुर शाह दिल्ली पर शासन करना चाहता था। उसने रूमी खां की सहायता से तोपखाना भी तैयार कर लिया था तथा हुमायूं के विरोधी मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण दे रखे थे। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर अधिकार करने वाला यह पहला मुगल शासक था। लेकिन एक एक ही वर्ष में मुगलों ने संपूर्ण गुजरात और मालवा को जीत लिया और वापस भी खो दिया, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को नियुक्त किया था जो यहाँ का शासन नहीं चला पाया। इसी कारण लैनपुल ने कहा है कि गुजरात एक पके फल की भांति उसके हाथों में आया लेकिन वापस भी फिसल गया। कोई भी विजय इतनी सरल नहीं हो सकती, साथ ही साथ कोई भी विजय इतनी लापरवाही से नष्ट भी नहीं की गई। इसी बीच बहादुर शाह ने वापस गुजरात पर अधिकार कर लिया, लेकिन पुर्तगालियों ने एक दिन उन्हें जहाज से धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया और बहादुर शाह इस दुनिया से चला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के किस शासक ने निश्चित आदेश जारी करके अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो मुगल काल के कौन से शासक थे जिन्होंने जो एक निश्चित आदेश जारी करके अपने साम्राज्य में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? तो वह शासक थे औरंगजेब। 3 नंबर ऑप्शन। मनुष्य के अनुसार मनुष्य के अनुसार जो औरंगजेब ने अपने राज्य में निश्चित आदेश जारी कर सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था। अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष उसने प्रतिवर्ष अजमेर की दरगाह दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? तो 1580 से जो अजमेर 1580 तक वह अजमेर की जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह थी वहां पर पैदल जाता था। 1580 के बाद वो प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की जो तीर्थ यात्रा थी पैदल जाने की उसे बंद कर दिया था। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की सर्वप्रथम जियारत 1562 में की थी। इसने कुल 14 बार जियारत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में ईसाई मिशनरियों के आगमन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ईसाई मिशनरियों के आगमन से संबंधित यहाँ पर कथन पूछा है, कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला है कि प्रथम ईसाई मिशनरी 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचा, जिसके सदस्य थे एक्वा मोन्सराट और एनरिक्वेज थे। दूसरा ईसाई मिशनरी 1590 ईस्वी में लाहौर पहुंचा, जिसके सदस्य एडवर्ड लेटोन, क्रिस्टोफर डी वागा थे। तीसरा ईसाई मिशनरी जो 1595 ईस्वी में लाहौर पहुंचा, जिसके सदस्य जेरोम जेवियर, इमैनुअल पिनेहेरो और वेनेडिक्ट ए गोएज थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो इसके राइट है। तीनों उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा प्रतिनिधि भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा प्रतिनिधि था जो भारत में व्यापार की अनुमति मांगने आया था? तो वह था कैप्टन हॉकिंस। भारत में अंग्रेजों का आगमन जहांगीर के समय हुआ था। सर्वप्रथम हेक्टर नामक जहाज 24 अगस्त 1608 को भारत पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। 1608 में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण उसे अनुमति नहीं मिली। इसी बीच 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया, जिससे जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो यह मुलाकात की थी उज्जैन में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1612 में पहली बार जहांगीर ने रक्षाबंधन निगाह दागस्त का त्योहार मनाया था तथा 1616 में शिवरात्रि के दिन इन्होंने योगियों से भेंट की थी। जहांगीर कश्मीर में जाकर दीपावली का त्योहार भी मनाया करता था। जहांगीर उज्जैन के जदरूप संत से अत्यधिक प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो समरकंद के जो मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद है, ये किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम जो कलाकार थे? तो ये थे जहांगीर के काल में। 2 नंबर ऑप्शन। नादिर और मुराद समरकंद निवासी थे जो मुगल शासक जहांगीर के समय भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने जजिया को किस वर्ष लागू किया था? तो जजिया को औरंगजेब ने जो लागू किया था यह क्या था? 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया 1679 में पुनः लगा दिया, लेकिन 1704 में दक्कन से यह कर उठाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो औरंगजेब ने जो बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था यह किया था 1686 ईस्वी में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। औरंगजेब के द्वारा 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। उस समय यहाँ का शासक सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब के द्वारा 1687 में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किया गया। उस समय यहाँ का शासक अबुल अबुल हसन था। शासन की वास्तविक शक्ति मदना और अकना नामक दो ब्राह्मण मंत्रियों के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख का सूबेदार कब बनाया था? तो शाहजहां ने जो औरंगजेब को बल्ख का सूबेदार बनाया था यह बनाया था 1647 ईस्वी के अंदर।
नजर मोहम्मद तथा अब्दुल अजीज के मध्य विवाद होने पर शाहजहां ने फैली अवस्था का फैली अवस्था का लाभ का फायदा उठाने का प्रयास किया। अब्दुल अजीज ने बुखारा में अपने आप को शासक घोषित कर दिया और अपने पिता के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। नजर मोहम्मद की स्थिति दुर्बल हो गई, इस कारण उसने शाहजहां से सहायता मांगी थी। शाहजहां ने मुराद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मध्य एशिया पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मुगल सेना को सफलता भी मिली, लेकिन मुराद वहां से वापस लौट आया। तब 1647 में औरंगजेब को बल्ख का सूबेदार बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को हिंदू मंदिरों तथा पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा कब दी थी? तो यह दी थी 1669 ईस्वी में। 1669 में सभी सूबेदारों और मुहतसिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी गई, जिससे हिंदू अपने धर्म और शिक्षा का प्रसार न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहजादा सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो शहजादा सलीम ने जो अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, यह किया था 1599 ईस्वी में। सलीम यानी जहांगीर ने 1599 में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया तथा अजमेर से इलाहाबाद जाकर वहां पर स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। 1603 में उसे राय सिंह के साथ मेवाड़ अभियान का आदेश दिया, लेकिन वह मेवाड़ ने जाकर इलाहाबाद चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुसरो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? तो खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह किया था, यह किया था 1606 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। खुसरो ने 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अंत में भेरावाल के युद्ध में खुसरो को जहांगीर ने पराजित किया और बंदी बना दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण 2 लाख युद्ध हर जाने के रूप में मांग की और नहीं देने पर उन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की शुरुआत किस मुगल शासक के समय शुरू हुई थी? तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की जो शुरुआत है, ये बाबर के समय ही शुरू हो गई थी। मुगल काल स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय से होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई जो 1529 में बनवाई थी। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद, आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई एवं ज्यामितीय विधि एवं पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे नूर अफगान नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय को लेकर किसने कहा था कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी, परंतु अकबर की विजय दैवीय संयोग थी? तो यह बात कही थी आरपी त्रिपाठी ने। 5 नवंबर 1556 को जब नमक बेचने वाला हेमू पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के खिलाफ युद्ध जीतने ही वाला था, तब एक तीर उसकी आंख में लगा और पासा पलट गया। जैसा कि आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना मात्र थी, वहीं अकबर की विजय दैवीय संयोग। इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन आरिफ कंधारी ने किया है, जैसा कि पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल काशीराज पंडित ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल काल में जो अनुवाद विभाग की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, यह की गई थी अकबर के समय। सर्वप्रथम अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा फैजी के नेतृत्व में की गई। फैजी को अकबर ने मलिक ए शोरा की उपाधि प्रदान की थी। फैजी ने लीलावती, नलद मयंती और योग वशिष्ठी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। यह अबुल फजल के भाई थे। बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। भगवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल के द्वारा किया गया। वहीं अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद है जो हाजी इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मकबरा है जिसे दोहरी गुंबद का मकबरा कहा जाता है, जिसके अंदर चार बाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया है और जिसकी देखरेख हाजी बेगम के द्वारा की गई? तो वह कौन सा मकबरा है? तो वह मकबरा है हुमायूं का मकबरा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू कराया था। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोग इस प्रकार हैं: हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम,
दारा शिको, जहांदर शाह, फरूख शेर, रफ़ी रफ़ी उद दरजात और रफ़ीउद्दौला और इसके अलावा आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का मकबरा लाहौर में है? तो कौन से मुगल शासक है जिनका जो मकबरा है ये लाहौर के अंदर है? तो वह मुगल शासक है जहांगीर। 3 नंबर ऑप्शन है। बाबर का मकबरा बाबर का मकबरा जो आगरा में है, नूरे अफगान आराम बाग में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में चारबाग शैली में निर्मित पहला मकबरा। इसमें दोहरे गुंबद का भी प्रयोग किया गया है। अकबर का मकबरा जो सिकंदरा के निकट आगरा में अवस्थित है। इसके अलावा जहांगीर का जो मकबरा है ये शाहदरा में लाहौर में रावी नदी के तट पर। शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया। मुगल काल में पहली बार पिट्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग इसमें किया गया। अनारकली का मकबरा लाहौर में नूरजहां मेहरुन्निसा ईरान फारस पर्शिया की निवासी थी का मकबरा लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहजहां बाग में। अर्जुन बानो बेगम मुमताज महल का जो मकबरा है ये ताजमहल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने स्वयं खुतबा कब पढ़ा था? तो अकबर ने स्वयं ने जो खुतबा कब पढ़ा था? तो यह पढ़ा था जून 1579 में। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अकबर ने जून 1579 में स्वयं खुतबा पढ़ा था। सितंबर 1579 में अकबर ने मजहर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा इबादत खाने में वाद विवाद हेतु आमंत्रित विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अकबर द्वारा जो इबादत खाने में वाद विवाद के हेतु विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य बुलाए गए थे, तो इनसे संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला है कि जैन धर्म से हरिविजय सूरी तथा जिनचंद्र सूरी को बुलाया गया, ये सत्य है। पारसी धर्म की तरफ से आए थे दस्तूर मेहरजी राणा और ईसाई धर्म से आए थे मोंसेरात तथा एकविवा। तो ये तीनों ही कथन है जो बिल्कुल सत्य है। तो 1, 2 और 3 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, इबादत खाने में जो धर्माचार्य को आमंत्रित किया गया, इन सभी अगर धर्माचार्यों की बात की जाए तो हिंदू धर्म से देवी व पुरुषोत्तम गए थे, जैन धर्म से हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी गए थे, पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा और ईसाई धर्म से एकाबिवा और मोंसरात जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन है जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, जिसे फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना कहा गया था। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर वाद विवाद करने के लिए उसने इस्लाम धर्म के सभी विद्वानों को वहां आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाला जो उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था, इसके साक्षी कौन थे? तो इसके साक्षी थे बर्नियर। बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह मुगल शासक था शाहजहां। 4 नंबर ऑप्शन। शाहजहां ने पंजाब में सहा नहर नामक नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ सर टॉमस रॉ के अनुसार कौन सा एक व्यक्ति नूरजहां गुट या नूरजहां जो junta था उसका सदस्य नहीं था? तो नूरजहां गुट का सदस्य कौन नहीं था टॉमस रॉ के अनुसार? तो टॉमस रॉ के अनुसार एतमादुल्ला, खुर्रम और अबुल हसन ये तीनों हैं जो नूरजहां गुट के सदस्य थे। शेर शेर अफगान है जो इस नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। शेर अफगान की मृत्यु के बाद ही नूरजहां जुंता गुट नूरजहां जूता गुट का निर्माण हुआ था। इसमें ग्यास बेग, एतमादुल्ला, खुर्रम यानी कि शाहजहां, अबुल हसन जिसे आसफ खां कहा गया, इब्राहिम खां और असमत बेगम ये जो इस गुट में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ है यह युद्ध हुआ था 15 मई 1555 ईस्वी को। 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा के
युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिया और संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं व सिकंदर सूर के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तब लेनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने किस स्थल का नाम जनताबाद रखा था? तो हुमायूं मुगल बादशाह जो हुमायूं था, इसने जनताबाद नाम किस स्थान का रखा? तो यह रखा था गौड़ का। 3 नंबर ऑप्शन। हुमायूं जब गौड़ पहुंचा तो उसने शेर खान के द्वारा उजाड़े हुए गौड़ को देखा। वहां पर सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे, लेकिन फिर भी बंगाल की जलवायु हुमायूं को पसंद आई और उन्होंने वहीं पर रुकने का निर्णय लिया तथा गौड़ का नाम बदलकर जनताबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। तो मध्ययुगीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो वह था घाघरा का युद्ध। 4 नंबर ऑप्शन। घाघरा का युद्ध जो 6 मई 1529 को बाबर तथा महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों की सेना को पराजित किया। मध्यकालीन भारत का यह प्रथम युद्ध था जो जल तथा स्थल दोनों पर लड़ा गया। इसमें बाबर की अंतिम विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान पर किसने किया था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो कालानौर नामक स्थान पर किया था, यह किया था मिर्जा अब्दुल कासिम के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को अबुल कासिम की देखरेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आगरा की मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था, यह निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वहीं दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुगल काल के किस मकबरे में प्रथम बार पिटरा ड्योरा का प्रयोग हुआ था? तो पिटरा ड्योरा का जो प्रथम बार प्रयोग हुआ था, यह हुआ था एतमाद के मकबरे में। एतमाद का मकबरा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना एतमाद का मकबरा है। वह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना है। ऐसा पहला मकबरा जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिटरा ड्योरा फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के किस शासक ने जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो आमेर के कौन से शासक है जिन्होंने जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वह आमेर के शासक है भगवंत दास है। मुगल शासक जहांगीर का पहला विवाह 1585 में आमेर के शासक भगवत दास की बेटी मानबाई, जिसे इतिहास में शाह बेगम के नाम से जाना जाता है, के साथ हुई थी और इससे इनसे खुसरो पैदा हुआ जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई के साथ हुआ था, जिससे खुर्रम पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर में जो शालीमार बाग है, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। शालीमार बाग जम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। चारबाग शैली में निर्मित इस आकर्षक उद्यान का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने प्रिय बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि नूरजहां का मूल नाम मेहरुनिसा था, जिसे नूर महल तदुपरांत नूरजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह फारस की रहने वाली थी। बाद में अकबर के समय अपनी माता असमत बेगम और पिता गयास बेग के साथ भारत आ गए। इनकी पहली शादी अली कुली बेग के साथ हुई थी। बाद में जहांगीर ने
1611 में इनके साथ शादी कर ली। नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के अवसर पर एक अत्यंत सुंदर वस्त्र का निर्माण किया जिसे नूर महली नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी के अंदर। 1626-27 में जहांगीर स्वास्थ्य सुधार हेतु कश्मीर गया था। वह वापस लौटते वक्त भीमवार नामक स्थान पर 1627 में उसकी मृत्यु हो गई। आसफ खान ने आगरा आगरा की गद्दी खाली न रहे इसके लिए खुसरो के पुत्र बुलाकी को दारू बख्श की उपाधि देकर बादशाह घोषित कर दिया। आसफ खान ने बनारसी दास दूत के माध्यम से सूचना भिजवाया और शाहजहां को तुरंत आगरा बुलवाया। दावर बख्श को इतिहास में बलि का बकरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने दरबार में सर्वप्रथम कॉर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत की थी? तो वह कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने दरबार में सबसे पहले कॉर्निश व तस्लीम की शुरुआत की? तो वह मुगल बादशाह है हुमायूं। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। सलाम, बंदगी, कॉर्निश, तस्लीम और कदम बोस ये सभी अभिवादन के तरीके हैं जो किसी जमाने में भारतीय समाज में प्रचलन में थे। हालांकि जगह के अनुसार कई बार इनका तरीका और नाम अलग हो जाते थे, फिर भी सामान्यतः इनको कुछ इस तरह किया जाता था। सलाम, सलाम जो है वो दाहिने हाथ से माथे को छूना, बाएं हाथ से ऐसा करना बेअदबी का प्रतीक है। पदगी, मंदगी है जो सलाम की तरह सर को थोड़ा झुकाकर, ओढ़नी से जो सलाम की तरह पर कमर यानी जिस्म को झुकाकर किया किया जाता है। तस्लीम, तस्लीम है जो जमीन को अंगुलियों से छूकर सलाम करना, ये अक्सर 3 बार किया जाता है। कदम बोस, इसको जमी बोस भी कहा जाता है। बोस यानी चूमना, यानी कदम चूमना या जमीन चूमना, यह सिर्फ माता पिता और महान लोगों के लिए ही किया जाता था। आज से 200 साल पहले जब कोई रकसा नर्तकी सभा में दाखिल होती थी तो कॉर्निश या तस्लीम ही करती थी और साथ में यह भी कहती बंदी कॉर्निश तस्लीम बजा लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी? तो कौन से शासक थे जिन्होंने सिजदा प्रथा को समाप्त किया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी? तो वह शासक थे शाहजहां। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर चहार तस्लीम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलपट का युद्ध औरंगजेब और किसके मध्य हुआ था? तो जो तिलपट का जो युद्ध है यह हुआ था औरंगजेब के मध्य और गोकुल के मध्य। तो 1 नंबर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब के समय प्रथम विद्रोह जाटों में गोकुल ने किया था। बाद में तिलपत के युद्ध में इसे पराजित कर मार डाला। राजा राम ने अकबर की हड्डियां निकालकर जला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के टूटते मनोबल को बढ़ाने के लिए किसने अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं? तो हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना का मनोबल टूटने लगा तो यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई कि बादशाह अकबर स्वयं है जो सेना लेकर आ रहे हैं। यह जो अफवाह फैलाई थी यह एक बार मेहतर खां के द्वारा फैलाई गई थी। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। मेहतर खां ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आगमन की अफवाह फैलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि अकबर ने सिंध के जानी बेग को किस वर्ष पराजित किया था? तो अकबर ने जो सिंध के जानी बेग को किस वर्ष पराजित किया? तो यह पराजित किया था 1591 ईस्वी को। अकबर ने 1591 ईस्वी को सिंध के जानी बेग को पराजित किया था। और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में भी हम ये सेम ही टॉपिक करेंगे, इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो कल 12 नंबर क्लास में भी मुगल साम्राज्य की राज्य राजनीति, धार्मिक और उत्तर पश्चिमी तथा मध्य एशिया नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो 13 नंबर क्लास होगी उसमें मुगल साम्राज्य ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में ये सेम ही टॉपिक और चलेगा। इसके 60 क्वेश्चन आज के हैं, 60 क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे। तो आप कल की क्लास भी कंटिन्यू रखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।